जय हिंद। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी वेदरिंग के बारे में। आज के सेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, मास मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर एक लंबा चौड़ा मास ऑफ रॉक डिब्रीज, जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर एक लंबा चौड़ा मास ऑफ रॉक डिब्रीज डाउन दी स्लोप मूव करता है तो इस मूवमेंट को क्या बुलाया जाता है? इस मूवमेंट को बुलाया जाता है मास मूवमेंट। बेहद सिंपल, एक लंबा चौड़ा मास ऑफ रॉक डिब्रीज, और रॉक डिब्रीज का मतलब रॉक का मलबा, रॉक के टुकड़े। एक लंबा चौड़ा मास ऑफ रॉक डिब्रीज जब डाउन दी स्लोप मूव करता है, और ये जो मूवमेंट देखने को मिलता है, ये मूवमेंट देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो इस मूवमेंट को क्या बुलाया जाता है? इस मूवमेंट को बुलाया जाता है मास मूवमेंट। बहुत सिंपल, मास मूवमेंट के लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रॉक डिब्रीज का लंबा चौड़ा मास होना चाहिए, और ये जो लंबा चौड़ा मास ऑफ रॉक डिब्रीज है ये डाउन दी स्लोप मूव कर रहा होना चाहिए, और ये जो मूवमेंट है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इसके पीछे ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल होती है। जब ये तीनों चीजें देखने को मिल रही हो किसी भी मूवमेंट में, तो उस मूवमेंट को क्या बुलाया जाता है? उस मूवमेंट को बुलाया जाता है मास मूवमेंट। बहुत सिंपल, मास मूवमेंट क्या होता है होपफुली आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मास मूवमेंट समझ में आ गया है तो दो तीन चीजें और दिमाग में बिठा लो। एक तो ये जो मास मूवमेंट होता है इसके पीछे ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल होती है, ये तो दिमाग में सीधे सीधे बिठा लो। जब भी कोई मास मूवमेंट देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ये जितने भी वेदरिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे एयर है, जैसे वाटर है, जैसे आइस है, ये जितने भी वेदरिंग एजेंट्स होते हैं ये मास मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तीसरा, ये जो मास मूवमेंट होता है ये स्लो भी हो सकता है और ये बहुत ही ज्यादा रैपिड भी हो सकता है। स्लो होगा या रैपिड होगा ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर, और वो फैक्टर्स क्या हैं उनके बारे में आगे चलते हुए पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, सिंपल तौर पे जब भी कोई मास मूवमेंट देखने को मिलता है तो उसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि ये जितने भी वेदरिंग एजेंट्स होते हैं वो मास मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, विच मीन्स कि ये जो वेदरिंग नाम की प्रोसेस होती है ये वेदरिंग इज नॉट द प्री कंडीशन फॉर मास मूवमेंट। जरूरी नहीं है कि किसी जगह पे वेदरिंग हो उसी के बाद मास मूवमेंट देखने को मिलेगा। वेदरिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वेदरिंग इज नॉट द प्री कंडीशन फॉर मास मूवमेंट। लेकिन हां, इतना जरूर है कि अगर किसी स्लोप के ऊपर वेदरिंग ऑलरेडी हो रही होगी और वहां पे अगर मास मूवमेंट अगर होगा तो ये जो वेदरिंग है ये मास मूवमेंट को एड जरूर करेगी, मदद जरूर करेगी। और क्योंकि वेदरिंग प्री कंडीशन नहीं है मास मूवमेंट के लिए, इसका एक मतलब ये भी है कि ये जो मास मूवमेंट है ये इरोजन का पार्ट नहीं होता है। अभी हमने बात की ना कि जो मास मूवमेंट है इसके लिए वेदरिंग एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, मास मूवमेंट के लिए ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मास मूवमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इरोजन। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। एक तो हमने ये बात की कि मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है। जब एक लंबा चौड़ा मास ऑफ रॉक डिब्रीज डाउन दी स्लोप मूव करता है, और ये जो मूवमेंट होता है ये होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो इस मूवमेंट को क्या बुलाया जाता है? इस मूवमेंट को बुलाया जाता है मास मूवमेंट। ये जो मास मूवमेंट होता है इसके लिए एयर, वाटर, आइस, या फिर ये कहें कि इसके लिए ये जितने भी वेदरिंग एजेंट्स होते हैं वो वेदरिंग एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। वेदरिंग एजेंट्स डिब्रीज को कैरी नहीं करते हैं इस मास मूवमेंट के अंदर। ये जो मास मूवमेंट है ये स्लो भी हो सकता है, ये रैपिड भी हो सकता है। स्लो होगा या रैपिड होगा ये कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या हैं उनके बारे में आगे चलते हुए पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ग्रेविटी इज द मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड मास मूवमेंट्स। और अभी हमने बात की कि वेदरिंग जो है वो मास मूवमेंट के लिए
प्री रिक्विजिट या प्री कंडीशन नहीं होती है। वेदरिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास मूवमेंट हो सकता है। लेकिन हां, अगर किसी स्लोप के ऊपर वेदरिंग हो रही होगी और उसके बाद अगर मास मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो जो वेदरिंग है ये मास मूवमेंट को एड जरूर करती है, मदद जरूर करती है। बट अब तक हमें यह समझ में आ गया है कि मास मूवमेंट के लिए प्राइमरीली ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जितने भी जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, जैसे वाटर है, ग्लेशियर है, विंड है, वेव्स हैं, करंट्स हैं, ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स मास मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। विच मीन्स कि ये जो मास मूवमेंट होता है ये इरोजन के अंडर नहीं आता है। ये जो मास मूवमेंट होता है ये इरोजन के अंडर नहीं आता है। अब सवाल ये आता है कि ये जो मास मूवमेंट देखने को मिलता है, इस मास मूवमेंट को कौन सी चीजें फेवर करती हैं? व्हाट फेवर्स द मास मूवमेंट? कई सारी चीजें हैं, जैसे वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स। खुद ही सोच के देखो, रॉक का जो मटेरियल है वो वीक है, वो अनकंसोलिडेटेड है, तो यहां पे मास मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? बट ऑब्वियसली बात है, पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है तो मास मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। थिनली बेडेड रॉक्स हैं, जो रॉक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा थिनली वेडेड हैं। जो रॉक्स की फाउंडेशन है वो बहुत ही थिन है, वो बहुत ही पतली है, वो बहुत ही कमजोर है। और अगर थिनली वेडेड रॉक्स होंगे तो मास मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? बट ऑब्वियसली बात है, ज्यादा होगी। अगर किसी स्लोप पर जो रॉक्स हैं उनमें बहुत सारे फॉल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, अगर फॉल्ट्स हैं तो भी जो मास मूवमेंट है उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। स्टीपली डिपिंग बेड्स हैं, जो बेडिंग प्लेन है रॉक का, जो रॉक का फाउंडेशन है वो बहुत ही स्टीप है, उसमें स्लोप देखने को मिल रहा है, एक स्टीप स्लोप देखने को मिल रहा है। और अगर स्टीप स्लोप है, अगर डिपिंग बेड बहुत ज्यादा स्टीप है, तो भी मास मूवमेंट के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? बट ऑब्वियसली बात है, ज्यादा होगी। खुद ही सोच के देखो कि एक स्लोप ऐसा है और एक स्लोप बिल्कुल ऐसा है, किस पे ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करेगी? बट ऑब्वियसली बात है कि इस पे ग्रेविटी ज्यादा एक्ट करेगी। तो अगर बहुत ही ज्यादा स्टीप स्लोप है तो वहां भी मास मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अबंडेंट प्रेसिपिटेशन, कोई एरिया ऐसा है, कोई स्लोप ऐसा है, कोई माउंटेन ऐसा है जहां पे बारिश बहुत ज्यादा हो गई। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाएगी तो जो रॉक का मटेरियल है वो सैचुरेट हो जाएगा, और अगर रॉक का मटेरियल सैचुरेट हो गया तो वहां पे मास मूवमेंट के होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई या कम हो गई? बट ऑब्वियसली बात है, ज्यादा हो गई। आपने सुना होगा बारिश के मौसम में ये होता है कि जो माउंटेन्स होते हैं, जो स्लोप्स होते हैं, उन पे से बारिश की वजह से खूब सारा रॉक का मलबा बह के आता है। तो अगर अबंडेंट रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन है, तो भी मास मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। स्कैरसिटी ऑफ वेजिटेशन, कोई स्लोप है, उस पर डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, उस पर वेजिटेशन को, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। अगर स्कैरसिटी ऑफ वेजिटेशन है तो भी मास मूवमेंट एनहेंस हो जाएगा, मास मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बिकॉज कल तक पेड़ थे, कल तक वेजिटेशन थी, कल तक फॉरेस्ट थे, उन पेड़ों की, उन फॉरेस्ट की जो जड़ें थी, रूट्स थी, उन्होंने स्लोप को, उन्होंने रॉक मटेरियल को पकड़ा हुआ था। लेकिन अब डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया, उन पेड़ों को काट दिया गया, तो जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी। और अगर पकड़ ढीली हो गई तो मास मूवमेंट देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियसली बात है, मास मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो व्हाट फेवर्स मास मूवमेंट? कई सारी चीजें हैं, जैसे वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स, थिनली बेडेड रॉक्स, फॉल्ट्स, स्टीपली डिपिंग बेड्स, वर्टिकल क्लिफ्स या फिर स्टीप स्लोप्स, अबंडेंट प्रेसिपिटेशन एंड स्कैरसिटी ऑफ वेजिटेशन। एक सवाल ये भी आता है कि ये जो मास मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं ये एक्टिवेट कैसे होते हैं? इनके एक्टिवेशन के पीछे कौन से कॉजेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कई सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे एक, रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो, रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल्स अबव थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मींस। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि ये कोई स्लोप है और स्लोप के ऊपर ये रॉक का मटेरियल है, लेकिन ये जो रॉक का मटेरियल है इसके नीचे कोई चीज है
जो कि सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है, बट किसी भी रीजन की वजह से, चाहे नेचुरली चाहे आर्टिफिशियली, ये जो सपोर्ट नाम की चीज थी ये रिमूव हो गई, ये हट गई। तो अब ये जो रॉक का मटेरियल है ये नीचे आएगा या नहीं आएगा? मास मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? मास मूवमेंट एक्टिवेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बट ऑब्वियसली बात है, एक्टिवेट हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो इज वन ऑफ द रीजन फॉर एक्टिवेशन ऑफ मास मूवमेंट्स। दूसरा, इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप्स। और ये भी बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। पहले मान लेते हैं कि स्लोप कुछ इस तरीके का था, यहां पे ग्रेविटी उतना एक्टिवली एक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से ये जो ग्रेडियंट है, ये जो स्लोप है, ये इंक्रीज हो गया, ये स्टीप हो गया, इसकी हाइट इंक्रीज हो गई, और मान लेते हैं स्लोप एकदम ऐसा हो गया। अब ग्रेविटी ज्यादा एक्टिवली एक्ट करेगी और अब ये जो मास मूवमेंट है ये भी एक्टिव हो जाएगा। तो इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप्स। तीसरा, ओवरलोडिंग थ्रू एडिशन ऑफ मटेरियल्स नेचुरली और बाय आर्टिफिशियल फिलिंग। ये भी बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं कि यही रॉक का मटेरियल है, लेकिन इस रॉक के मटेरियल के ऊपर नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली कोई और मटेरियल ऐड होता जा रहा है और ओवरलोडिंग देखने को मिल रही है। अगर ओवरलोडिंग होगी, वजन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ग्रेविटी एक्ट करेगी, और अगर ग्रेविटी एक्ट करेगी तो मास मूवमेंट एक्टिवेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ओवरलोडिंग की वजह से भी मास मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, सैचुरेशन एंड लुब्रिकेशन ऑफ स्लोप मटेरियल्स। बारिश बहुत तेज हो गई, जो रॉक मटेरियल है, जो स्लोप का मटेरियल है, वो सैचुरेट हो गया, वो लुब्रिकेट हो गया, तो भी मास मूवमेंट एक्टिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अभी हम बात कर रहे थे कि जब टोरेंशियल रेनफॉल होती है, जब बहुत हैवी रेनफॉल होती है, तो रॉक का मलबा स्लोप से बह के आता है, बिकॉज जो स्लोप मटेरियल होता है वो सैचुरेट हो जाता है। रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेसेस। कोई ओरिजिनल स्लोप है और उस स्लोप पे से कुछ मटेरियल रिमूव भी हो गया, तो भी जो मास मूवमेंट है वो एक्टिव हो जाता है, बिकॉज कुछ अगर लोड रिमूव हुआ है तो कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस हुए हैं, हो सकता है फॉल्ट्स बन गए हों, चेंजेस हुए हैं, हो सकता है कि वो जो स्लोप है उसमें वेरिएशन देखने को मिले, और अगर ऐसे वेरिएशंस हो रहे हैं तो मास मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बट ऑब्वियसली बात है, बढ़ जाएगी। अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स, एक्सप्लोजन्स और मशीनरी। कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई एक्सप्लोजन हो गया, या कोई हैवी मशीन आप यूज कर रहे थे किसी स्लोप वाले एरिया में, ये चीजें भी मास मूवमेंट को एक्टिवेट कर देती हैं। एक्सेसिव नेचुरल सीपेज। नेचुरली जो सीपेज है, जो वाटर है, जो सैचुरेशन है, वो एक्सेसिव हो गया है, तो भी जो मास मूवमेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये सेम वैसे ही है कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, अगर स्लोप का मटेरियल बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया, तो जो मास मूवमेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। वैसे ही अगर एक्सेसिव नेचुरल सीपेज है तो भी मास मूवमेंट एक्टिवेट हो जाता है। सेम वही बात आगे लिखी हुई है। हैवी ड्रॉडाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, रिजर्वायर्स एंड रिवर्स, लीडिंग टू स्लो आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अंडर द स्लोप्स और रिवर बैंक्स। किसी लेक से, किसी रिजर्वायर से, किसी रिवर से बहुत ज्यादा पानी जो है वो सीप इन करके आ रहा है किसी स्लोप वाले एरिया में, और जो स्लोप का मटेरियल है वो सैचुरेट हो रहा है। और अगर स्लोप का मटेरियल सैचुरेट होगा तो वहां पे मास मूवमेंट एक्टिव हो सकता है नहीं हो सकता है? बट ऑब्वियसली बात है, हो सकता है। इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो अगर बिना सोचे समझे काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, तो भी जो मास मूवमेंट है वो एक्टिव हो जाता है। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। ये जितने भी पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं इनको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मास मूवमेंट का मतलब समझ में आया तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो मास मूवमेंट है वो किन चीजों की वजह से एक्टिव हो सकता है, जैसे रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो, इंक्रीज इन ग्रेडियंट या हाइट ऑफ स्लोप, ओवरलोडिंग, या फिर इंक्रीज्ड सैचुरेशन बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, या एक्सेसिव नेचुरल सीपेज, या फिर किसी लेक से, रिजर्वायर से पानी आ गया उसकी वजह से।
इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ये सारे रीजंस, ये सारे कॉजेज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे अगर आपको ये समझ में आ गया कि मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये जो मूवमेंट देखने को मिलता है ये तीन तरीके का देखने को मिलता है। एक होता है हीव, दूसरा होता है फ्लो और तीसरा होता है स्लाइड। हीव का मतलब क्या है? कोई स्लोप है, उसके ऊपर फ्रॉस्ट की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है, बर्फ बहुत ज्यादा जम गई है। बर्फ जम गई है तो लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो जो मटेरियल है वो उस लोड की वजह से, उस प्रेशर की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो फ्रॉस्ट ग्रोथ वगैरह की वजह से जब मटेरियल नीचे की तरफ मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हीव। फ्लो, कोई मटेरियल जो है वो किसी भी रीजन की वजह से, जैसे वाटर सैचुरेट ज्यादा हो गया है उसकी वजह से नीचे की तरफ बह के आ रहा है रॉक का मलबा, तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं फ्लो। और स्लाइड का मतलब कि घिसते घिसते जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं स्लाइड। तो ये जो मूवमेंट है इसके तीन फॉर्म्स हो सकते हैं। एक हो सकता है हीव, दूसरा हो सकता है फ्लो और तीसरा हो सकता है स्लाइड। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, मास मूवमेंट क्या होता है, मास मूवमेंट को कौन सी चीजें फेवर करती हैं, वो सारी बातचीत अभी अभी हमने की है। एनसीईआरटी का अगर आप पुराना वाला एडिशन देखोगे तो वहां पे ये जो मास मूवमेंट्स हैं, इन मास मूवमेंट्स के दो टाइप्स की भी बातचीत की गई है। अब ये जो नया वाला एडिशन है इसमें ये वाला जो छोटा सा सेक्शन है, टू टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट, उनको हटा दिया गया है। लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी देख लेते हैं कि मास मूवमेंट के कौन से दो टाइप्स होते हैं। एक तो हो सकता है स्लो मूवमेंट। एक क्या हो सकता है? एक हो सकता है स्लो मूवमेंट और दूसरा हो सकता है रैपिड मूवमेंट। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है रैपिड मूवमेंट। तो दो टाइप के मास मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक तो हो सकता है स्लो मूवमेंट और दूसरा हो सकता है रैपिड मूवमेंट। और स्लो मूवमेंट में भी दो तरीके के मूवमेंट्स हो सकते हैं। एक हो सकता है क्रीप, एक क्या हो सकता है? क्रीप। और दूसरा हो सकता है सॉलिफ्लक्शन। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है सॉलिफ्लक्शन। स्लो मूवमेंट में भी दो टाइप्स हो सकते हैं, एक हो सकता है क्रीप और दूसरा हो सकता है सॉलिफ्लक्शन। रैपिड मूवमेंट में तीन टाइप्स हो सकते हैं। रैपिड मूवमेंट में तीन टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से तीन टाइप्स हो सकते हैं? एक हो सकता है अर्थ फ्लो। रैपिड मूवमेंट में तीन टाइप्स हो सकते हैं, कौन कौन से? एक हो सकता है अर्थ फ्लो, दूसरा हो सकता है मड फ्लो। एक हो सकता है अर्थ फ्लो, दूसरा हो सकता है मड फ्लो और तीसरा हो सकता है एवलेंचेस। तीसरा क्या हो सकता है? एवलांच। तीसरा क्या हो सकता है? एवलांच हो सकता है। अब सवाल आता है कि इनमें फर्क क्या होता है। देखो, क्रीप का मतलब क्या है? नाम से क्लियर है कि जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा, वो एक्सट्रीमली स्लो है। स्लोप के ऊपर जो मटेरियल का मूवमेंट है वो इतना स्लो है कि उसको बहुत इजीली नोटिस भी नहीं किया जा सकता है। मतलब आप बहुत गहरे तरीके से ऑब्जर्व करोगे तब आपको थोड़ा बहुत दिखेगा कि यार मूवमेंट तो हो रहा है। विच मीन्स कि जो एक्सट्रीमली स्लो मूवमेंट होता है डाउन द स्लोप, इसको क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं हम क्रीप। और ये जो एक्सट्रीमली स्लो मूवमेंट होता है ये जनरली मॉडरेट स्लोप्स के ऊपर होता है। कहां होता है? जनरली मॉडरेट स्लोप्स के ऊपर होता है। जैसे आपने कभी अगर नोटिस किया हो, किसी स्लोप पे कोई खंबा लगा हुआ है। अब वो जो खंबा है अगर आप नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत थोड़ा इंच भर मूव कर जाता है नीचे की तरफ। ऐसे निकलते जा रहे हो तो आपको नोटिस भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत गहरे तरीके से ऑब्जर्व करोगे और अच्छे खासे टाइम के लिए ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन इतना स्लो मूवमेंट हो रहा है डाउन द स्लोप कि नोटिस भी नहीं किया जा सकता है अगर ध्यान ना दिया जाए। ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं क्रीप। फिर दूसरा है सॉलिफ्लक्शन। ये जो सॉलिफ्लक्शन है
ये जनरली मॉइस्ट टेम्परेट एरियाज में देखने को मिलता है। ये जनरली मॉइस्ट टेम्परेट एरियाज में देखने को मिलता है। क्रीप के मुकाबले थोड़ा सा तेज मूवमेंट होता है। क्रीप के मुकाबले थोड़ा सा तेज मूवमेंट होता है। और यहां जो मूवमेंट हो रहा है, यहां जो मटेरियल नीचे की तरफ बह के आ रहा होता है, वो जनरली वाटर सैचुरेटेड होता है, वो जनरली वाटर लुब्रिकेटेड होता है। क्रीप के मुकाबले थोड़ा सा तेज मूवमेंट है, मतलब थोड़ा इजीली ये जो डाउनवर्ड स्लोप मूवमेंट है रॉक के मटेरियल्स का, उसको नोटिस किया जा सकता है। उसको बुलाया जाता है सॉलिफ्लक्शन। लेकिन दोनों ही स्लो मूवमेंट्स हैं। रैपिड मूवमेंट में सबसे पहला है अर्थ फ्लो। और ये जो अर्थ फ्लो है, ये जनरली ह्यूमिड एरियाज में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? ह्यूमिड एरियाज में देखने को मिलता है। होता क्या है कि जो क्लेई मटेरियल है या जो सिल्टी मटेरियल है, जो क्लेई या फिर सिल्टी मटेरियल है ऑन द स्लोप, जब वो वाटर सैचुरेट हो जाता है तो वो मूव करने की शुरुआत करता है। और ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं अर्थ फ्लो। अब आपको समझ में आना चाहिए, सबसे स्लो मूवमेंट क्रीप में है, उससे थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है सॉलिफ्लक्शन में। इसको नोटिस किया जा सकता है, बेयर आइज से नोटिस किया जा सकता है। इस सॉलिफ्लक्शन से भी थोड़ा तेज मूवमेंट देखने को मिलता है अर्थ फ्लो में। कहां देखने को मिलता है? अर्थ फ्लो में। सॉलिफ्लक्शन में जनरली जो रॉक की डिब्रीज होती हैं, जो रॉक के कंकड़ पत्थर होते हैं, वो वाटर सैचुरेट होते हैं और मूव करते हैं डाउन द स्लोप। लेकिन अर्थ फ्लो में जो क्लेई मटेरियल होता है, जो सिल्टी मटेरियल होता है, वो वाटर सैचुरेट होता है और वो मूव करता है डाउन द स्लोप। अब सोचो, डिब्रीज तेज मूव करेंगी या क्लेई मटेरियल तेज मूव करेगा? बट ऑब्वियस बात है, क्लेई मटेरियल जो है वो तेज मूव करेगा। तो यहां पे मूवमेंट का ही फर्क है कि जो अर्थ फ्लो है ये थोड़ा रैपिड मूवमेंट है। फिर आता है मड फ्लो। और मड फ्लो कहां पे होता है? जहां पे वेजिटेशन नहीं होती है, जिस स्लोप के ऊपर वेजिटेशन नहीं होती है और बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो जाए। वेजिटेशन है नहीं स्लोप को, रॉक मटेरियल को पकड़ के रखने के लिए, और बहुत तेज रेनफॉल हो गई है, तो फिर क्या देखने को मिलता है? तो फिर देखने को मिलता है मड फ्लो। ये जो मड फ्लो है ये बेसिकली कैसा लगता है? ये ऐसा लगता है कि किसी वैली में एक मड की स्ट्रीम बह रही है। ऐसा समझ लो कि एक मड की नदी किसी वैली में बह रही है, और जब ये मड फ्लो ग्राउंड को हिट करता है तो इसके बड़े सीवियर इंपैक्ट्स होते हैं। तो अर्थ फ्लो के कंपैरिजन में ये जो मड फ्लो है इसमें और तेज मूवमेंट देखने को मिलता है, और ये डिजास्ट्रस भी होता है, इससे डिस्ट्रक्शन भी होता है। और फिर एवलांच। एवलांच जो है वो भी ह्यूमिड एरियाज में देखने को मिलता है। ह्यूमिड एरियाज में देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत ही स्टीप स्लोप्स के ऊपर देखने को मिलता है। और अगर स्लोप बहुत ही ज्यादा स्टीप होगा तो एवलांच की स्पीड तेज होगी या धीमी होगी? बट ऑब्वियसली बात है कि एवलांच की स्पीड इन सब में सबसे तेज होती है। तो ये छोटी सी बातचीत है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना कि दो टाइप के मास मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है स्लो मूवमेंट और दूसरा होता है रैपिड मूवमेंट। स्लो मूवमेंट में दो तरीके के मूवमेंट्स हो सकते हैं, एक क्रीप और दूसरा सॉलिफ्लक्शन। क्रीप सबसे धीमा मूवमेंट, जिसको बेयर आइज से नोटिस भी नहीं किया जा सकता है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करोगे तब नोटिस होगा। इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा तेज मूवमेंट सॉलिफ्लक्शन में देखने को मिलता है। और रैपिड मूवमेंट में तीन टाइप के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। अर्थ फ्लो कंपैरेटिवली स्लो है, फिर मड फ्लो जो कि तेज होता है, डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट करता है, लेकिन सबसे तेज मूवमेंट एवलांच का होता है। सबसे तेज मूवमेंट क्या होता है? एवलांच का होता है। बहुत सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको ये समझ में आई होगी। अच्छा, फिर एक टर्म आपने सुना होगा, लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स का मतलब क्या है? बहुत सिंपल। लैंडस्लाइड्स में जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो रिलेटिवली रैपिड होता है। मतलब एवलांच से भी तेज मूवमेंट अगर देखने को मिलता है तो कहां पे देखने को मिलता है? वो लैंडस्लाइड में देखने को मिलता है। और ये परसेप्टिबल मूवमेंट होता है, ये एकदम विजिबल मूवमेंट होता है। आपको बहुत इजीली, बहुत ही आराम से नोटिस हो जाएगा कि भाई साहब मूवमेंट हो रहा है स्लोप के ऊपर, और बहुत तेज मूवमेंट होता है। तो रैपिड होता है और विजिबल मूवमेंट होता है। लैंडस्लाइड में जनरली जो मटेरियल स्लोप के ऊपर से बह के आ रहा होता है वो रिलेटिवली ड्राई होता है। जो मटेरियल होता है वो रिलेटिवली ड्राई होता है। और जो मास डिटैच हुआ, जो मास अलग हुआ,
जो मास लैंडस्लाइड में बह रहा होता है, नीचे की तरफ आ रहा होता है, उसका साइज क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द रॉक, जो स्लोप के अलोंग रॉक मटेरियल हैं उनमें डिसकंटिन्यूटीज किस तरीके की हैं वो डिफाइन करती हैं कि जो मास डिटैच हो रहा है उसकी साइज कैसी रहने वाली है, उसकी शेप क्या रहने वाली है। डिग्री ऑफ वेदरिंग, हमने बोल दिया है कि वेदरिंग मास मूवमेंट के लिए प्री कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर वेदरिंग ऑलरेडी हो रही है तो वेदरिंग मास मूवमेंट को एड जरूर करती है। तो डिग्री ऑफ वेदरिंग कितनी है, और स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, स्लोप कितना स्टीप है। अब मान लो स्लोप बिल्कुल ऐसा है, तो यहां पे जो मास डिटैच होगा उसके डिटैच होने की पॉसिबिलिटी ही पहले तो बहुत कम है, और अगर डिटैच हो भी जाएगा तो बहुत बड़े बड़े पीसेस में डिटैच नहीं होगा। लेकिन अगर स्लोप कुछ ऐसा है, एकदम स्टीप है, तो वहां पे जो मास डिटैच होगा उसका साइज, उसका शेप थोड़ा बड़ा होगा और अलग होगा, और मास मूवमेंट तेज देखने को मिलेगा। तो दो तीन चीजें हैं, एक तो लैंडस्लाइड्स जो हैं वो रिलेटिवली रैपिड होती हैं, दूसरा इजीली विजिबल होती हैं। लैंडस्लाइड्स में जो मटेरियल मूव कर रहा होता है वो रिलेटिवली ड्राई होता है, वो रिलेटिवली सूखा होता है, और ये जो मास डिटैच होता है उसकी साइज और उसकी शेप दो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द रॉक्स, दूसरा डिग्री ऑफ वेदरिंग, और तीसरा स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। बहुत सिंपल सी दो तीन चीजें हैं। अच्छा, लैंडस्लाइड में भी दो तीन टर्म्स हैं। एक टर्म है स्लंप। स्लंप का मतलब क्या है, जब किसी स्लोप के ऊपर जो रॉक डिब्रीज डिटैच हुई वो बैकवर्ड रोटेशन दिखाती हैं। जब किसी स्लोप के ऊपर रॉक डिब्रीज का मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा हो कि उनमें बैकवर्ड रोटेशन देखने को मिले, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लंप। Slump is slipping of one or several units of rock debris with the backward rotation with respect to the slope over which the movement take place। देखो इसका मतलब समझो, ये इमेज आपको दिख रही होगी। अब इस इमेज में क्या हो रहा है, पहले ये जो रॉक का मटेरियल था वो कुछ इस तरीके का था, इसका स्लोप कुछ इस तरीके का था। किसी रीजन की वजह से ये ऊपर से जो मटेरियल है उसने डिटैच होने की शुरुआत कर दी, उसने टूटने की शुरुआत कर दी। ऊपर से तो ये मटेरियल टूट गया और नीचे की तरफ बहने लगा, लेकिन नीचे अभी भी सपोर्ट है। नीचे अभी भी ये जो रॉक डिब्रीज हैं ये पूरे तरीके से नीचे नहीं जा रही हैं। ऊपर वाला मटेरियल नीचे आ रहा है लेकिन नीचे अभी भी सपोर्ट है, तो होगा क्या कि ये जो ऊपर वाला मटेरियल नीचे आ रहा है ये उल्टा घूमने लग जाएगा, कुछ इस तरीके से घूमने लग जाएगा, बैकवर्ड रोटेशन देखने को मिलेगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि प्रेशर इतना ज्यादा एग्जर्ट हो जाएगा कि ये जो नीचे वाला सपोर्ट है ये भी टूट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और ये पूरा रॉक का मटेरियल नीचे की तरफ बहने लग जाएगा। लेकिन जब ये ऊपर वाला मटेरियल नीचे की तरफ आ रहा था तो उस दौरान ये जो बैकवर्ड रोटेशन देखने को मिला इन रॉक डिब्रीज में, इसी को क्या बुलाते हैं, इसी को बुलाते हैं स्लंप। क्या बुलाते हैं, स्लंप बुलाते हैं। अच्छा, फिर एक टर्म है डिब्री स्लाइड। रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग of earth debris without backward rotation of the mass is known as debris slide। बहुत सिंपल कि ये रॉक का मटेरियल टूटे और सीधे सीधे नीचे की तरफ बह के चला जाए, कोई भी बैकवर्ड रोटेशन देखने को ना मिले, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिब्री स्लाइड। उसको क्या बोलते हैं, डिब्री स्लाइड बोलते हैं। स्लंप का मतलब क्या है, जब रॉक की डिब्रीज में बैकवर्ड रोटेशन देखने को मिले। और डिब्री स्लाइड का मतलब क्या है, जब जो रॉक की डिब्रीज रोल कर रही हैं वो विदाउट बैकवर्ड रोटेशन रोल कर जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिब्री स्लाइड बोलते हैं। फिर एक टर्म है डिब्रीज फॉल। डिब्रीज फॉल का मतलब क्या है कि ये जो डिब्रीज हैं वो स्लाइड नहीं कर रही हैं, वो सीधा टूट रही हैं और एकदम फ्रीली नीचे की तरफ गिर रही हैं। ये जो फ्री फॉल ऑफ अर्थ डिब्रीज देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, डिब्रीज फॉल बोलते हैं। मान लेते हैं कि एकदम स्लोप ऐसा है, अब यहां पे जो रॉक का मटेरियल है वो स्लाइड नहीं करेगा, वो एकदम टूटेगा और नीचे की तरफ गिरेगा। ये जो फ्री फॉल देखने को मिलेगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिब्रीज फॉल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिब्रीज फॉल बोलते हैं। फिर एक टर्म है रॉक स्लाइड। स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक मासेस डाउन बेडिंग, ज्वाइंट और फॉल्ट सरफेसेस इज रॉक स्लाइड। रॉक स्लाइड का मतलब क्या है कि कोई रॉक का टुकड़ा है, डिब्रीज नहीं है, अब इंडिविजुअल रॉक का टुकड़ा है
जो कि किसी स्लोप से स्लाइड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रॉक स्लाइड। और ओवर स्टीप स्लोप्स के ऊपर रॉक स्लाइड जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है और डिस्ट्रक्टिव होती है। अगर स्लोप बहुत ही ज्यादा स्टीप है और इस स्टीप स्लोप पे कोई रॉक का टुकड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा नहीं करेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, ये जो रॉक का टुकड़ा है ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। अच्छा, कोई भी अगर स्लाइड अगर हो रही है, अगर रॉक स्लाइड देखने को मिल रही है, तो ये जो रॉक स्लाइड है ये देखने को मिलेगी अलोंग डिसकंटिन्यूटीज। अगर किसी प्लेन में डिसकंटिन्यूटीज हैं, फॉल्ट्स हैं, अगर बेडिंग प्लेन बहुत ही ज्यादा थिन है, तो फिर रॉक स्लाइड्स देखने को मिलती हैं। फिर एक टर्म है रॉक फॉल। और रॉक फॉल का मतलब क्या है? बहुत सिंपल। जब कोई रॉक एकदम फ्री फॉल हो, जब कोई रॉक किसी स्लोप से एकदम फ्रीली फॉल करे, गिरे, तो उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है रॉक फॉल। देखो बहुत सिंपल सी चीजें, कंफ्यूज नहीं होना। एक पेज लो और पेज में साथ साथ लिखते चलो। एक तो लिखो लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं। एक तो जो लैंडस्लाइड्स होती हैं वो रिलेटिवली रैपिड होती हैं, एकदम से तेज मूवमेंट देखने को मिलता है। और ये जो लैंडस्लाइड्स होती हैं ये विजिबल होती हैं, मतलब क्लियरली दिखाई देता है इनका मूवमेंट। ये जो लैंडस्लाइड्स होती हैं इनमें जो मटेरियल होता है वो रिलेटिवली ड्राई होता है, वो रिलेटिवली सूखा होता है। ये जो मास है जो कि डिटैच हुआ इस लैंडस्लाइड में, उसकी साइज और उसकी शेप क्या होने वाली है, ये दो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द रॉक क्या है, दूसरा डिग्री ऑफ वेदरिंग क्या है, और तीसरा स्लोप कितना ज्यादा स्टीप है। इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है कि जो मास डिटैच हो रहा है उसकी साइज क्या होने वाली है, उसकी शेप क्या होने वाली है। फिर दो तीन टर्म्स हैं। सबसे पहला टर्म है स्लंप। स्लंप का मतलब क्या है? जब रॉक की डिब्रीज बैकवर्ड रोटेशन के साथ में स्लाइड कर रही हो तो उसको क्या बुलाया जाता है? उसको स्लंप बुलाया जाता है। जब यही रॉक की डिब्रीज विदाउट बैकवर्ड रोटेशन स्लाइड कर रही होती हैं तो इसको क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है डिब्री स्लाइड। क्या बुलाया जाता है? डिब्री स्लाइड बुलाया जाता है। फिर एक टर्म है डिब्रीज फॉल। और डिब्रीज फॉल का मतलब क्या होता है? जब डिब्रीज एकदम फ्री फॉल कर रही हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डिब्रीज फॉल। फिर एक टर्म है रॉक स्लाइड। और रॉक स्लाइड का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल। जब कोई इंडिविजुअल रॉक डाउन द स्लोप स्लाइड कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रॉक स्लाइड। फिर एक टर्म है रॉक फॉल। और रॉक फॉल का मतलब क्या है? जब कोई इंडिविजुअल रॉक एकदम फ्री फॉल कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रॉक फॉल। और यही सारी चीजें टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। एक छोटा सा डब्बा और दे रखा है और डब्बे में बात की गई है कि हमारी कंट्री में, इंडिया में, ये जो एवलांचेस देखने को मिलते हैं और लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं ये फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती हैं हिमालयाज वाले रीजन में। हिमालयाज वाले रीजन में फ्रीक्वेंटली एवलांचेस देखने को मिलते हैं और लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं। हिमालयाज वाले रीजन में लैंडस्लाइड्स के आने के पीछे या एवलांचेस के आने के पीछे रीजंस क्या हैं? एक तो हिमालयाज जो हैं वो टेक्टोनिकली एक्टिव हैं। टेक्टोनिकली एक्टिव हैं तो प्लेट मूवमेंट देखने को मिलता है। उस प्लेट मूवमेंट की वजह से जो स्लोप्स हैं उनमें भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, वो भी हिलते हैं। और जब प्लेट मूवमेंट देखने को मिलता है तो एवलांचेस या लैंडस्लाइड्स एक्टिव हो जाते हैं और लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। दूसरा, ये जो हमारे हिमालयाज हैं ये बने हुए हैं सेडिमेंट्री रॉक से। ये बने हुए हैं अनकंसोलिडेटेड या फिर सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट से। और अभी हम बात कर रहे थे कि अगर रॉक का मटेरियल वीक हो, अनकंसोलिडेटेड हो, तो वहां पे मास मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी, वहां पे लैंडस्लाइड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। हिमालयाज में एक तो टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है और दूसरा जो मटेरियल है वो अनकंसोलिडेटेड है या सेमी कंसोलिडेटेड है। और इस वजह से भी हिमालयाज में लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं, एवलांचेस देखने को मिलते हैं। और तीसरा, हिमालयाज के जो स्लोप्स हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्टीप हैं। और अगर स्टीप स्लोप होगा तो वहां पे लैंडस्लाइड के आने की, एवलांच के आने की, मास मूवमेंट के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? अब तक तो क्लियर हो गया कि वहां पे एवलांचेस के, लैंडस्लाइड्स के, मास मूवमेंट्स के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो तीनों चीजें या तीनों कंडीशंस जो हैं वो फेवर करती हैं हिमालयाज में लैंडस्लाइड्स को, एवलांचेस को। कौन कौन सी? एक तो हिमालयाज टेक्टोनिकली एक्टिव हैं, दूसरा हिमालयाज मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं, अनकंसोलिडेटेड या फिर सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बने हुए हैं, और तीसरा जो स्लोप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टीप हैं। हिमालयाज के कंपैरिजन में ये जो नीलगिरीज हैं,
जो कि तमिलनाडु को बॉर्डर करती हैं, कर्नाटका को बॉर्डर करती हैं, केरला को बॉर्डर करती हैं, वेस्टर्न घाट्स को बनाती हैं, ये जो नीलगिरीज हैं ये रिलेटिवली टेक्टोनिकली स्टेबल हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा नीलगिरीज में देखने को नहीं मिलती है, और ये जो नीलगिरीज हैं वो हार्ड रॉक से बनी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद नीलगिरीज में भी एवलांचेस देखने को मिलते हैं, लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। हालांकि जितना फ्रिक्वेंटली हिमालयाज में देखने को मिलते हैं उतना फ्रिक्वेंटली नीलगिरीज में देखने को नहीं मिलते हैं लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस, लेकिन देखने को तो मिलते ही हैं। सवाल यह आता है कि नीलगिरीज रिलेटिवली टेक्टोनिकली स्टेबल भी हैं और हार्ड रॉक से बनी हुई भी हैं, इसके बावजूद यहां पे लैंडस्लाइड्स देखने को क्यों मिलते हैं, यहां पे एवलांचेस देखने को क्यों मिलते हैं? बहुत सिंपल, नीलगिरीज के अंदर भी कई सारे स्लोप्स जो हैं वो काफी ज्यादा स्टीप हैं। नीलगिरीज के अंदर भी कई सारे जो स्लोप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टीप हैं, और स्टीप स्लोप्स के ऊपर एवलांचेस, मास मूवमेंट्स या लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, यहां पे मैकेनिकल वेदरिंग बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, बिकॉज टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिलते हैं। टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो रॉक के मटेरियल्स होते हैं उनमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, और स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो मैकेनिकल वेदरिंग देखने को मिलती है। और अभी हमने बात की थी कि वेदरिंग प्री कंडीशन नहीं है मास मूवमेंट के लिए, लेकिन अगर कहीं वेदरिंग हो रही होगी तो वेदरिंग एड जरूर करती है मास मूवमेंट को, और नीलगिरीज में मैकेनिकल वेदरिंग देखने को मिलती है जिसकी वजह से मास मूवमेंट को थोड़ी सी मदद मिलती है। तीसरा, नीलगिरीज ये वो वाला एरिया है जहां पे एक शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। जैसे ही मॉनसून आता है सबसे पहले इसी एरिया को हिट करता है, तो एक शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जब स्लोप का मटेरियल, रॉक का मटेरियल हेवीली सैचुरेट हो जाता है तो मास मूवमेंट देखने को मिलता है, मास मूवमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो हैवी रेनफॉल की वजह से भी नीलगिरीज में मास मूवमेंट देखने को मिलता है। बहुत सिंपल, नीलगिरीज हालांकि टेक्टोनिकली स्टेबल हैं, हालांकि हार्ड रॉक से बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं, एवलांचेस देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? बिकॉज नीलगिरीज में भी कई सारे स्लोप्स ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा स्टीप हैं। दूसरा, यहां पे मैकेनिकल वेदरिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस देखने को मिलती है। और तीसरा, एक छोटे से शॉर्ट पीरियड में बहुत हैवी रेनफॉल यहां पे देखने को मिलती है, और इस वजह से नीलगिरीज में लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं, एवलांचेस देखने को मिलते हैं। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, इजी सेशन है, इसमें आपको एक तो ये समझने की जरूरत है कि ये जो टर्म्स हैं, जैसे स्लंप है, जैसे डिब्री स्लाइड्स है, जैसे रॉक स्लाइड है, जैसे रॉक फॉल है, इन टर्म्स का मतलब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फिर इसके अलावा मास मूवमेंट क्या होता है, अगर आपको वो समझ में आ गया तो रीजंस, कॉजेज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।